स्टडी 24 उदयपुर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम व्यक्तित्व मापने की एक विधि है, प्रक्षेपण विधि, जिसको इंग्लिश में प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम प्रक्षेपण विधियां कौन कौन सी होती हैं या प्रोजेक्टिव टेक्निक कौन सी होती हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम व्यक्तित्व की बात करें, जो पर्सनैलिटी है उसका मेजरमेंट करना, पर्सनैलिटी को मापना, व्यक्तित्व जो होता है उसको मापना एक तरह से क्या होता है, कठिन होता है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें कि उसको एक सीमा तक जो व्यक्तित्व है किसी व्यक्ति का वो मापा जा सकता है। उसके लिए अलग अलग जो मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने अलग अलग माप दिए हैं। जैसा हम जानते हैं कि जो व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, व्यक्तित्व का जो मापन होता है, उसकी मुख्य रूप से 3 विधियां हो सकती हैं। 3 विधियों के आधार पर व्यक्तित्व को मापा जा सकता है। सबसे पहला जो हमारी विधि आती वो होती है आत्मनिष्ठ विधि। ठीक है, फर्स्ट विधि कौन सी है? आत्मनिष्ठ, या जिसको हम व्यक्तिगत विधि भी कह सकते हैं। इंग्लिश में इसको कहा जाता है सब्जेक्टिव मेथड। दूसरी मेथड होती हैं वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव मेथड कह सकते हैं। और तीसरी मेथड होती है वो होती हैं प्रक्षेपण विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड्स या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। तो आज हम जो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स होती हैं, प्रक्षेपण विधियां कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, प्रेक्षेपण विधियों में हमारा एक शब्द आ रहा है सबसे पहले, प्रेक्षेपण। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रेक्षेपण आखिर होता क्या है। ठीक है, प्रेक्षेपण का हम मीनिंग समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो प्रेक्षेपण शब्द है, प्रोजेक्टिव शब्द जो है, वो किसके द्वारा यूज किया गया था? मनोवैज्ञानिक थे सिगमंड फ्राइड, इन्होंने सबसे पहले प्रेक्षेपण शब्द का प्रयोग किया था। और देखिए, जो प्रेक्षेपण विधियां होती है उसमें क्या होता है कि व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको मापने के लिए व्यक्ति की जो बातें होती हैं या उसका जो विचार होता है, उसकी जो भावनाएं होती हैं, वो स्वयं नहीं बताता है, बल्कि वो किसी अन्य के माध्यम से, अन्य कोई उद्दीपक स्टिमुलेट होता है उसके माध्यम से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, जैसे कि कहानी के रूप में प्रकट करना। तो प्रेक्षेपण की विधियों में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको मापने के लिए उसके विचारों को, उसके भावनाओं को, अनुभवों को एक तरह से कहानी के रूप में प्रकट किया जाता है। और उस कहानी के आधार पर व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है उसको मापा जाता है। तो इस प्रकार की विधियों को हम क्या कहते हैं? प्रेक्षेपण विधियां। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेक्षेपण विधियों में जो व्यक्ति का व्यक्तित्व है उसको मापने के लिए एक तरह से मतलब किसका प्रयोग किया जाता है? उनके जो विचार होते हैं, उनकी जो भावनाएं होती है व्यक्ति की, ठीक है, वो एक तरह से कहानी के रूप में प्रकट की जाती हैं। और इसके लिए अलग अलग जो टेस्ट हैं उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला जो हमारा टेस्ट वो है प्रासंगिक अंतर्बोध या कथा प्रसंग परीक्षण, या कथा बोध परीक्षण भी कह सकते हैं, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट, TAT। तो आपको ध्यान रखना है, इस TAT का फुल फॉर्म क्या होता है? थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट। हिंदी में क्या कहा जाता है? कथा बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण या प्रासंगिक अंतर्बोध। और ये जो टेस्ट हैं इसका प्रतिपादन किसने किया था? 1935 में मॉर्गन और मुरे ने। ठीक है, सबसे पहले जो TAT टेस्ट है उसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? 1935 में दो मनोवैज्ञानिक थे, मॉर्गन और मुरे। इन्होंने एक तरह से जो व्यक्तित्व हैं उसको मापने के लिए जो कार्ड होते हैं उनका सहारा लिया है। और व्यक्ति को मापने के लिए उन्होंने कुल कितने कार्ड लिए हैं? 30 कार्ड लिए, 30 + 1 31 कार्ड लिए हैं, 31। अब इसमें से 10 कार्ड जो होते हैं उस पर पुरुषों के चित्र बने होते हैं, 10 कार्ड पर महिलाओं के बने होते हैं, और 10 कार्ड जो होते हैं उन पर पुरुष और महिलाओं दोनों के चित्र बने होते हैं। तो कुल कार्ड कितने हो गए? 30 तो ये हो गए। और एक कार्ड जो होता है वो न्यूट्रल होता है, सादा होता है, क्लीन होता है। तो इस तरीके से कुल कार्डों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 31। आपको ध्यान रखना है कि जो TAT टेस्ट हैं इसमें कुल कार्ड जो हैं व्यक्तित्व को मापने के लिए कुल कितने कार्ड लिए गए हैं? 31। प्रत्येक कार्ड जो होता है 10 पुरुषों के हैं, 10 महिलाओं के हैं, और 10 कार्ड जो होते हैं उस पर पुरुष और महिलाओं के चित्र बने होते हैं।
अब देखिए, व्यक्तित्व का मापन करने के लिए जो बालक हैं, व्यक्ति है, उनको एक तरह से ये चित्र दिखाया जाता है और इस चित्र को दिखाकर कहानी लिखने को कहा जाता है। और कहानी लिखने के लिए एक इसमें सीमा निर्धारित की गई है कि जो कुल कार्ड कितने हैं, 31 हैं, 31 हैं, तो कम से कम एक बालक व्यक्ति जो है जिसका व्यक्तित्व मापन किया जाना है, उसे कम से कम 10 कार्ड देने चाहिए और 10 कार्ड देकर फिर उसको एक तरह से कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। और ये जो विधि है वो एक तरह से उन बालकों के लिए प्रयोग की जाती है जिनकी आयु कितनी है, 14 वर्ष से ज़्यादा है। ठीक है, 14 प्लस एज ग्रुप के जो बच्चे होते हैं उन्हीं के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो क्लियर हो गया। सबसे पहला जो हमारा टेस्ट है TAT टेस्ट, इसका प्रतिपादन किसने किया था, मॉर्गन और मूरे ने किया था। कब किया था, 1935 में। इसमें कुल कार्डों की संख्या कितनी होती हैं, 31 होती हैं। ये जो 31 कार्ड होते हैं उसमें 10 कार्ड पर पुरुषों के चित्र बने होते हैं, 10 कार्ड पर महिलाओं के बने होते हैं और 10 कार्ड पर महिला और पुरुष दोनों के होते हैं। और एक कार्ड जो बच गया वो कैसा होता है, सादा होता है, क्लीन होता है। फिर बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसको मापने के लिए बच्चों को इनमें से कार्ड दिए जाते हैं और कम से कम जो कार्ड है वो कितने दिए जाएंगे, 10 से ज़्यादा देने पड़ते हैं। और किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ये 14 वर्ष से जिनकी आयु अधिक है उन व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है उसको मापने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। दूसरी विधि हमारी वो है बाल सम प्रत्यक्ष परीक्षण। ठीक है, बाल सम या बालक सम भी कह सकते हैं, CAT, चिल्ड्रन एप्रिसेप्शन टेस्ट, CAT, बाल सम प्रत्यक्षण परीक्षण विधि। तो ये जो विधि है इसका प्रतिपादन किसने किया था, सर्वप्रथम इसका जो प्रतिपादन है वो किया था 1948 में लियोपोल्ड बेलोक ने। क्लियर हो गया। बाल सम प्रत्यक्षण परीक्षण विधि जो है इसका प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, मनोवैज्ञानिक लियोपोल्ड बेलोक के द्वारा। और कब किया गया था, 1948 में सबसे पहले। लेकिन इसको एक तरह से व्यवस्थित रूप से, वैज्ञानिक रूप से इसका जो विकास किया है, ठीक है, या विकास में योगदान दिया है, वो किसने दिया है, डॉक्टर अर्नेस्ट क्रिस्ट ने। इन्होंने व्यक्ति का व्यक्तित्व मापने के लिए इसमें जो कुल कार्ड लिए हैं वो कितने थे, कुल कार्डों की जो संख्या थी वो थी 10 कार्ड थे। और इन 10 कार्ड पर एक तरह से क्या होते थे, जानवरों के चित्र बने होते थे। क्लियर हो गया। पिछली विधि जो हमने पढ़ी थी उसमें 10 कार्ड पर महिलाओं के थे, 10 कार्ड पर पुरुषों के और 10 कार्ड ऐसे थे जिन पर महिलाओं और पुरुषों के चित्र बने होते थे। लेकिन बाल सम प्रत्यक्षण विधि जो है इसमें एक तरह से क्या है, जो 10 कार्ड होते हैं उन 10 कार्डों पर जानवरों के चित्र बने होते हैं और इनमें से ये जो चित्र होते हैं इनको दिखाकर बच्चों का जो व्यक्तित्व परीक्षण उसको करने के लिए, मतलब कहानी लिखने के लिए कहा जाता है इन चित्रों के आधार पर। अब ये जो विधि है, ये जो परीक्षण है, ये जो टेस्ट है वो कौन से बालकों के लिए हैं, जिनकी आयु 3 से 11 वर्ष तक के बीच में है। ठीक है, 3 से 11 वर्ष तक की आयु के जो बालक हैं उनका व्यक्तित्व है, उनका परीक्षण करने के लिए बाल सम प्रत्यक्षण परीक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है। और इसमें कुल कार्डों की संख्या कितनी होती है, 10 कार्ड होते हैं। और 10 कार्ड जो होते हैं उन पर चित्र किसके बने होते हैं, जानवरों के चित्र बने होते हैं। तो क्लियर हो गया दोनों विधियां। नेक्स्ट हमारी जो तीसरी विधि वो है रोशार्क स्याही धब्बा परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, जिसको हम IBT, तो आपको ध्यान रखना है IBT का फुल फॉर्म क्या है, इंक ब्लॉट टेस्ट। ठीक है, रोशार्क शाही धब्बा परीक्षण, इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, मनोवैज्ञानिक हरमैन रोशार्क ने। और कब किया था, 1921 में। इसमें इन्होंने व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है उसको मापने के लिए कुल जो कार्ड लिए थे वो कितने लिए थे, 10 कार्ड लिए थे। और इन 10 कार्ड पर एक तरह से क्या होता था, शाही धब्बा। ठीक है, कार्ड जो होते थे उन पर शाही के धब्बे होते थे। 5 कार्ड ऐसे होते थे जिन पर काले रंग के धब्बे होते हैं और बाकी के जो बचे हुए 5 कार्ड है उन पर अलग अलग विभिन्न रंगों के धब्बे होते थे।
फिर ये जो कार्ड होते थे, ठीक है, विभिन्न आकृति के जो शाही धब्बे कार्ड हम कह रहे हैं, इनको बच्चों को दिखाया जाता था और फिर बच्चों को इस पर एक तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए समय दिया जाता था। उसके बारे में बच्चों को एक तरह से पूछा जाता था। बालकों के जो क्रियात्मक उनकी जो क्रिया है वो किस प्रकार की हैं, बच्चों की जो भावना है, व्यक्ति का जो भावना है वो किस प्रकार की हैं। तो इस तरीके का जो टेस्ट है वो एक तरह से बालकों में क्रियात्मकता किस प्रकार की है, ठीक है, बच्चे जो एक्टिविटी करते हैं वो किसी तरीके की, वो किस तरीके से करते हैं, या उनके मन में जो भावनाएं होती है उसको वो किस तरीके से प्रकट करते हैं, उसके लिए इस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ये हो गया हमारा तीसरा टेस्ट, रोशार्क शाही धब्बा परीक्षण, जो किसने किया था, हरमैन रोशार्क ने। और कब किया था, 1921 में। इन्होंने जो कुल कार्ड लिए तो उनकी संख्या भी कितनी थी, 10 थी। और इन 10 कार्डों पर क्या होता था, शाही धब्बा होता था, ठीक है, इन कार्डों पर शाही के धब्बे होते थे। 5 कार्डों पर काले रंग के धब्बे होते थे और बाकी जो 5 कार्ड बचते थे उस पर अलग अलग कलर के होते थे। नेक्स्ट हमारा है वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, SCT, ठीक है, वाक्य पूर्ति कह सकते हैं या कहानी पूर्ति टेस्ट कह सकते हैं। इस टेस्ट का जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, पाइन एंड टेनलर ने किया था। और इस परीक्षण का आगे जो विकास में योगदान दिया था वो किसने दिया था, रोटर्स ने। अब देखिए, जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि वाक्य पूर्ति परीक्षण में क्या होता है, या कहानी पूर्ति परीक्षण, जो इसमें एक तरह से क्या होता है कि बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसको मापने के लिए बच्चों को कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, कुछ वाक्य दिए जाते हैं, लेकिन वो वाक्य अधूरे नहीं होते हैं, ठीक है, बीच में कुछ रिक्त स्थान होता है और उन रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए बच्चों को कहा जाता है और उसके आधार पर बच्चों का जो व्यक्तित्व है उसका परीक्षण किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दें कि बच्चों के सामने इसका परीक्षण करने के लिए एक वाक्य दिया गया है कि जब मुझे मेरे मित्र डैश डैश डैश, यहाँ पर खाली छोड़ दिया गया है, देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है। अब इस वाक्य को पूरा करने के लिए कहा जाता है। इसे बहुत सारे अन्य क्वेश्चंस और भी हो सकते हैं, अन्य वाक्य और भी हो सकते हैं, कहानी भी हो सकती है, बीच बीच में से कुछ शब्द जो है वो गायब कर दिए जाते हैं और वहां पर बच्चों को अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है, जो उनकी सोच होती है, उनकी जो क्षमता होती है, उसके अनुसार उसको पूरा करने के लिए कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पर अगर हम देखें कि जब मुझे मेरे मित्र उपहार देते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है, सरप्राइज देते हैं, ठीक है, इस तरीके से बच्चे अपने जो सोच होती है उसका प्रयोग करके ये जो खाली स्थान होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, उसकी पूर्ति करते हैं। और इसके आधार पर फिर क्या किया जाता है, बच्चे जो है उनके व्यक्तित्व को मापा जाता है, उनका परीक्षण किया जाता है। तो इस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, वाक्य पूर्ति परीक्षण या कहानी की पूर्ति, मतलब बीच में अधूरा छोड़ दिया जाता है, उसे पूरा करने के लिए कहा जाता है और उसके आधार पर बच्चों का जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है वो मापा जाता है। नेक्स्ट विधि है स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण, ठीक है, या इसको हम एक तरह से मनोविश्लेषणात्मक विधि भी कह सकते हैं, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, FWAT। आपको ध्यान रखना है FWAT टेस्ट क्या होता है, तो उसका पूर्ण नाम याद रखना है। F का मतलब क्या है, फ्री, स्वतंत्र। W का मतलब किससे है, वर्ड, ठीक है, शब्द से है। A का मतलब एसोसिएशन, साहचर्य क्या है, और फिर T का मतलब किससे है, टेस्ट से है। तो FWAT का फुल फॉर्म क्या है, फ्री वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, हिंदी में स्वतंत्र शब्द साहचर्य परीक्षण। और इस परीक्षण को एक तरह से मनोविश्लेषणात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। और इसका जो प्रतिपादन है वो किसने किया था, सबसे पहले फ्रांसिस गाल्टन ने, ठीक है, उन्होंने जो रिग्रेशन की थ्योरी दी थी, ठीक है, रिग्रेशन के बारे में उन्होंने विचार दिए थे, जिसमें एक मूल्य के आधार पर जो अज्ञात मूल्य हैं उसका मापन करने के लिए हम रिग्रेशन, साहचर्य, ठीक है, जिसको हिंदी में क्या कहा जाता है, प्रतिगमन कहा जाता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो परीक्षण है इसका प्रतिपादन किसने किया था, फ्रांसिस गाल्टन ने किया था। और कब किया था, 1879 में। और बाद में इस परीक्षण में जो सहयोग दिया था वो किसने दिया था, विलियम वुंट ने।
तो ये कुछ परीक्षण हैं, इनको हम एक तरह से क्या कहते हैं, प्रक्षेपण विधियां कहते हैं, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स कहते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम जो व्यक्तित्व हैं उसको मापने की जो वस्तुनिष्ठ विधियां हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड्स, और दूसरी आत्मनिष्ठ विधियां या जिसको हम कहते हैं सब्जेक्टिव मेथड्स, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे।